नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है एसएससी एमटीएस 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सीरीज के क्रम में आज दोस्तों आप लोगों के सामने 5/9/2023 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं जीके जीएस का व्याख्या तो करता ही हूं, साथ में करेंट का अपडेट करके देता हूं। दोस्तों, बहुत सारे नाम के क्वेश्चन रहते हैं, ये 25, लेकिन अगर टोटल जोड़िएगा तो 100 क्वेश्चन से ऊपर एक सेट में करा देता हूँ। मात्र आधा घंटा के अंदर 25 से मिनट से आधा घंटा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हो जाता है, इसलिए सुनते चले और अपने तैयारी को बेहतर करते चले। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका मुख्य भूमिका है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। व्यावसायिक बैंक व्यवसाय करने के उद्देश्य से लाया गया, इसलिए इसका काम यही है, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि व्यावसायिक बैंक महंगाई पर नियंत्रण करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करेगा या फिर शेयर बाज़ार को विनियमित करेगा। ये सब कुछ नहीं करेगा। शेयर बाज़ार को रेगुलेट करने के लिए 1988 में सेबी का स्थापना किया गया था। दोस्तों, बहुत सारे चीज़ लिखता हूँ नहीं, क्योंकि लिखूँगा तो ज़्यादा फैक्ट नहीं बता पाऊँगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसलिए होशियार लोग हैं जो सुन के और खुद से पॉज करके लिख लीजिए। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ये सेबी के द्वारा। अभी मैंने बोला इसका स्थापना 1988 में हुआ था। विदेशी मुद्रा का भंडारण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, जबकि महंगाई पर नियंत्रण भी आरबीआई ही करता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों का मुख्य भूमिका है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। यहाँ सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक की बात करें तो एसबीआई भी है वर्तमान में, जिसका टैग लाइन है ए बैंकर टू एवरी इंडियन। याद रखिएगा। नया टैग की अगर बात पूछेगा वो तो जनरली टैग वो है, नया में भी है बड़े बैंक के बड़े फायदे, दूसरा टैग लाइन है। स्थापना हुआ था दोस्तों एसबीआई का, इसको भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके दिनेश कुमार खारा जी अभी प्रमुख हैं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को किया गया। इसको याद रखिएगा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कि आरबीआई के पहला गवर्नर कौन थे। जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख जी। आपको बताना है कि पहला गवर्नर कौन थे जो अंग्रेज के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, इसको याद रखिएगा। और चित्तरंजन दास के जो है गुरु थे कौन? उन्हें बोलते हैं विवेकानंद। विवेकानंद, चित्तरंजन दास के विवेकानंद। अच्छा, गुरु में और भी पूछा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। इसको भी याद रखिए। गुरु के श्रेणी में और पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, जो विश्व विजय अभियान करने के लिए निकला था, जिसका तलवार यहाँ टूटा था भारत में आके। तो सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु था प्लेटो, और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। ये गुरु भी बहुत बार पूछ लेता है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? या सुकरात। या पूछ लिया जाता है अरस्तु किसका शिष्य था? तो प्लेटो का शिष्य था। इसका गुरु ये, इसका गुरु ये, प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लैटेराइट मृदा का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो निक्षालन के द्वारा होता है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा में क्या पाया जाता है? लोहा, अल्मुनियम की मात्रा होती है और चूना, ये सब की मात्रा रहती है लैटेराइट मृदा में। लैटेराइट मृदा का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसका उपयोग क्या है लैटेराइट मृदा का? तो लैटेराइट मृदा जहाँ पे है वहाँ चाय, कहवा, कॉफ़ी ये सब की खेती पूरा होता है। मोटा मोटी याद रखिएगा आप लोग, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है इसके अंदर ये पेटी पाई जाती है लैटेराइट मृदा की। जैसे हमारे देश में दक्षिण भारत में पाई जाती है लैटेराइट मृदा। फिर देखिए अफ्रीका में लैटेराइट मृदा पाई जाती है, क्योंकि वो मकर रेखा के जो इस साइड में है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में ज़्यादा ये इसकी लैटेराइट मृदा की पट्टी है। भारत में अधिकांश क्षेत्र पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो यही लौह ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। राजस्थान अपने लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया था मार्च 2023 में ही। करेंट क्वेश्चन उस समय था। अगर शिक्षा की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, उसी के तहत 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार ने मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और याद रखिएगा कि राजस्थान जैसे ये था, अभी स्वास्थ्य का अधिकार दिया, तो राजस्थान में एक आया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, अभी कुछ समय पहले आप लोग पढ़े होंगे। उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख का स्वास्थ्य कवरेज बीमा प्रदान किया गया। इसी तरह का भारत का भी आया था PMJAY योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो है 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ था झारखंड के राजधानी रांची से, जिसमें प्रत्येक नागरिक को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया। इसके अंतर्गत ये विश्व की सबसे बड़ा योजना है वर्ल्ड का। ये पूछा गया था एग्जाम में, 2018 के BPSC के एग्जाम में भी पूछा हुआ था। दूरसंचार की बात करें तो ये तो जितने भी कंपनियां हैं, दूरसंचार कंपनियां, इसका रेगुलेट करने के लिए होता है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। इसके अभी अध्यक्ष अतुल चौधरी जी हैं। ये सभी जैसे जियो, एयरटेल, ये सब का नियंत्रण करता है, भाड़ा का, रिचार्ज का, ये सब का प्लानिंग नियंत्रण करता है। गौर मारिया डैश राज की एक नृत्य शैली है। आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है, एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो ये कहाँ का नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगर महाराष्ट्र के नृत्य की बात करें तो महाराष्ट्र के नृत्य में याद रखिएगा प्रसिद्ध नृत्य है लावनी। सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र के नृत्य की बात करें तो लावनी याद रखिएगा, नकटा याद रखिएगा, कोली याद रखिएगा। लावनी सबसे फेमस है, इसको तो याद ही रखिएगा। राजस्थान का तो घूमर फेमस है नृत्य, इसको याद रखिएगा। चक्री भी है राजस्थान में, चक्री। कालबेलिया बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में यूनेस्को इसको शामिल किया हुआ है, कालबेलिया को, राजस्थान के। गुजरात की अगर बात करें तो गरबा, डांडिया, टिप्पानी, भवई, ये सब फेमस है। गुजरात का गरबा, डांडिया, तो ये सब फेमस है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद का ये आत्मकथा है। अच्छा, परमहंस से नाम से याद आया, परमहंस
स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये परमहंस नहीं, ये दूसरा है, रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त है। स्वामी विवेकानंद फेमस हुए थे 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें ये भाषण जाके दिए थे, धर्म सभा को संबोधित किए थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद का एक नारा भी है, उठो जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक कि तुम लक्ष्य की प्राप्ति न करो। हम लोग एक दो एग्जाम में फेल होते हैं तो निराश हो जाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद बोले उठे जागो, जब तक सफल ना हो तब तक लड़ते रहो। अच्छा, दयानंद सरस्वती के बारे में अगर बात किया जाए तब वेदों की ओर लौटो इनका प्रसिद्ध नारा है। इनके गुरु का नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि दयानंद सरस्वती का गुरु कौन थे, तो बिरजानंद दंडीसा जी थे। स्वामी बिरजानंद करके भी याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में, इसको भी याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किस लिए किया गया था? छुआछूत, पशु बलि, नर बलि, सती प्रथा और बाल विवाह, ये सब, नर बलि की हत्या, ये सब को रोकने के लिए, मोटा मोटी जो समाज में कुरीति होती है उससे लड़ने के लिए इनके द्वारा किया गया था। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है। अगर शास्त्रीय नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बहुत बार बता चुके हम आप लोगों को। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। इसमें नया सबसे है शास्त्रीय नृत्य कौन? तो असम का सतारिया डांस। ये 8 में से जैसे हो गया क्या, भरतनाट्यम, और हो गया मान ले कुचिपुड़ी, ये सब नृत्य जो हो गया, सतारिया, ये सब 8 में से अगर किसी में भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है तो उसको अभिनंदन सरोजा पुरस्कार बोलते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो 1991-92 में स्थापना हुआ था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न है, जिसका स्थापना 1954 में हुआ था। सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत में वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक में बताया? 2022 के अभी तक में भी वही है, जूट मिलों की अधिकतम संख्या पश्चिम बंगाल में ही है। उत्तर प्रदेश चीनी के लिए विख्यात है। चीनी मिल सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में दूसरा पोजीशन है चीनी मिल का, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, असम का याद रखेंगे। असम चाय उत्पादन के लिए फेमस है। असम में चाय के लिए मतलब उच्च किस्म का चाय मिलता है वहाँ असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? पीछे वाला भी सेट में भी आया है। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के चलते होंगे जो साथी मेरे पहला बार हमको ये सेट देख रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले मैं तो 7 सेट करवा चुका हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैं छोड़ के निकलता हूँ, क्योंकि जो साथी मेरे पीछे वाला वीडियो देखे होंगे उनको तो सब पता ही होगा। इसलिए बार बार एक ही चीज़ को बताने में टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। सब कुछ बताया हुआ है, जब सभी सेट देख लीजिएगा तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। भीतरगांव के ईंट का मंदिर, ये पहले ही या दूसरे सेट में ही करवा चुका हूँ डिटेल में बढ़िया से। निम्नलिखित में किस काल की वस्तु का एक अच्छा उदाहरण है? तो गुप्त काल की। गुप्त काल की वास्तुकला का एक उदाहरण है। वास्तुकला का जो है उदाहरण है, इसमें 3 गो पूछा। स्वर्ण काल पूछा जाता है बराबर, उसको सुन लीजिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, मुगल काल का, अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, जबकि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो गुप्त काल का ही वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। और ये जो है ईंट का तो है ही बना हुआ, और इसको याद रखिएगा, ये कहाँ है?
बहुत बार पूछ देगा कि ईंटों का मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल के संस्थापक बाबर को कहा जाता है, और बाबर जो है 1526 में पानीपत के युद्ध से मुगल काल का नींव यहाँ मजबूत किया। मौर्य काल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा के मौर्य वंश का संस्थापक बना। चोल काल की बात करें, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल काल नौ सेना के मामले में बहुत फेमस था। चोल काल में ही विधानसभा 2 भाग में बटा हुआ था, याद रखिएगा, ऊर और सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? करा कौन ऐसा भारत का क्षेत्र है जो खाली जलोढ़ मृदा से बना है? तो उत्तरी मैदान, क्योंकि उत्तरी मैदान में खास करके गंगा है। गंगा में बाढ़ जब आती है तो वही बहुत सारे पानी तलछटी में बह के चल जाते हैं, और नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, जबकि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। इसको ट्रिक याद रखिएगा, नयका के खाएंगे, पुरानका के फेंक देंगे, उसको हम लोग गाँव के भाषा में बोलते हैं बीग देंगे। तो खादर और बांगर, बांगर मने बीग देंगे मने फेंक देंगे, और खादर मतलब खाएंगे। तो नया जलोढ़ मृदा को खादर, पुराना को बांगर। अच्छा, द्वीप किसे कहते हैं? जमीन का एक ऐसा छोटा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो, द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार, जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके 3 ओर पानी हो और 1 ओर जमीन हो। जैसे भारत का नक्शा देखते हैं ऐसे रहता है इधर, और यहाँ पे है अरब सागर, ये हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर तो नेपाल पाकिस्तान ये सब है, चीन। तो यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। प्रायद्वीप में अगर कोई पठार रहेगा तो प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। पाइका के बार बार बोले हैं, बिहार झारखंड सटा हुआ है, पहले एक भी था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, तो पाइका बिहार में भी मनाया जाता है, और झारखंड में इसको मुंडा लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। झारखंड में जो होता है कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, पाइका, सरहुल, फगुआ, ये सब मनाया जाता है, यहाँ पे किया जाता है। झारखंड का नृत्य ये सब है, तो इसको भी याद रखेंगे। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय माने पूंजीगत का व्यय क्या है? तो अब संरचना के विकास पर व्यय की गई धन। अगर सरकार के द्वारा सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के लिए, देश के क्षेत्र के उत्थान के लिए अगर अपनी पूंजी का खपत करती है, व्यय करती है, तब उसे हम संरचना पूंजीगत व्यय कहते हैं। नहीं कि सरकार मान ले जाए हम 2 रुपया का चॉकलेट ले लिए, तो देश के क्षेत्र में, देश के अवसंरचना में थोड़ी योगदान दिए, तो हम खाने के लिए लिए। तो जब सरकार के द्वारा देश के अवसंरचना, देश के आर्थिक ढांचा को सुधारने के लिए अगर खर्चा किया जाता है पैसा, तो उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऋण चुकाने पर व्यय की गई राशि, ऋण चुकाया देश का अवसंरचना थोड़ा ही बढ़ेगा। किसान के सब्सिडी के लिए भी देश का अवसंरचना से कोई मतलब नहीं, और हेल्थ केयर पर भी कोई अवसंरचना से मतलब। अवसंरचना के मतलब हुआ आर्थिक ढांचा का विकास करना, जैसे हो गया फैक्ट्री खोलना, बड़ा बड़ा कंपनी वगैरह, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया गेम के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू है दोस्तों, लेकिन ये तो खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण था, इसको छोड़िए, इसको आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया है असम के गुवाहाटी में, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गया है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो मतलब भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। अभी चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो है, याद रखिएगा आप लोग, शुभंकर अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी।
और ये खेल चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? गुवाहाटी के असम के गुवाहाटी में। इसमें पहला पोजीशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का रहा, जबकि दूसरा पोजीशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब का है उसको। मोगा इसमें नाम है, देखिए ये 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है। अच्छा, 36वां का सावज था। शुभंकर क्या होता है दोस्तों? तो ऐसा इंसान या जानवर या फिर उस क्षेत्र का प्रचलित चीज़ जिसे हमारे राज्य या फिर स्थानीय लोग उसको भाग्यशाली समझते हैं, उसी को शुभंकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज 2011 के अनुसार नागालैंड में हुआ, वहाँ जनसंख्या ही कम गया। सिक्किम 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। सबसे शिक्षित केरल है, 92% से प्लस शिक्षित है यहाँ के व्यक्ति। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कम है, यहाँ 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का है, जबकि सबसे कम सिक्किम का है। यूटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली का है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रमाबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से बीबीसी विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता था। 2 अम्मा थी जो बहुत चर्चा में रही थी, इसका फोटो भी सब आया था, पूरा वायरल हुआ था। 2022 के विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें याद रखेंगे भगवानी देवी और रमाबाई दोनों मिलके दौड़े थे। एक क्वेश्चन छूट गया है क्या दोस्तों? 12 नंबर कराए हैं कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं पीछे से। नहीं, 12 नंबर तो हो गया। इसको याद रखिएगा आप लोग। किसानों के लिए सब्सिडी पर व्यय की गई धनराशि, ये भी नहीं पूंजीगत व्यय है। लेकिन किसान से हमको याद आ गया कि मान लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार ने चालू किया था 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को इसमें पर व्यक्ति कितना हज़ार रुपया दिया जाता है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो प्रति व्यक्ति कितना हज़ार रुपया दिया जाता है, हमको लगा छोड़ दिए क्वेश्चन। भगवानी देवी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो दूध हो गया, या समुद्री भोजन हो गया, मेवा हो गया, या साबुत अनाज, ये सब में फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी के मरम्मत के लिए 2 कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का ज़रूरत है। बाकी हड्डी के लिए, मोटा मोटी शरीर के लिए तो सभी जो है तत्व और विटामिन प्रोटीन आवश्यक हैं, लेकिन हड्डी के लिए खास करके फास्फोरस और कैल्शियम। पोटेशियम का भी मात्रा हड्डी में उपयोग किया जाता है, थोड़ा उर्वरक के रूप में भी उसका उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो मंत्रियों के बीच विवाद पर बनी जो समिति है वो कैबिनेट समिति नहीं है, क्योंकि इसका विवाद का अलग होता है, बाकी सब कैबिनेट समिति के अंतर्गत आती है। राजनीतिक मामला के जो समिति हुआ, निवेश और विकास संबंधी समिति हुआ, या कैबिनेट नियुक्ति की समिति हुआ, सभी ये मंत्री के बीच विवाद होगा तो उसके लिए कोई कैबिनेट समिति नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के एक साथ सभ्य जीवन स्तर की सुरक्षित करता है? जैसे बहुत बार टीचर वगैरह ये सब लड़ रहे थे पहले, समान काम के लिए समान वेतन, ऐसा कुछ नहीं है भारतीय संविधान में कहीं दिया हुआ कि समान काम के लिए समान वेतन। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि 14 अनुच्छेद 14, 15, 16 ये सब में क्या है? कानून के समक्ष समता। तो कानून के इसी आधार पे वो सब लड़ जाते हैं। कानून के समक्ष समानता क्या हो रहा? वही काम के लिए एक सरकारी टीचर को इतना पेमेंट मिल रहा है, वही काम हम भी कर रहे हैं, तो समानता कहाँ रखा? हमको ऐसे दिया। 16 में लोक नियोजन में समानता भी दिया हुआ है।
तो इसमें भी कहाँ है, वहाँ पे मान ले जाए नौकरी हम भी कर रहे हैं, मान ले जाए अब मेरे ही पद का, पहले शिक्षा मित्र होता था टीचर में, वो भी बेचारा 8 घंटा खटता था, उसको कम पैसा दिया जाता था, जबकि सरकारी टीचर को ज़्यादा पैसा मिलता था। यही सब पे लड़के वो लोग किए। तो 14, 15, 16 ई सब के तहत लिया जाता है और अनुच्छेद 43 का सहारा लिया जाता है। इसी के आधार पे जो है भारतीय संविधान उसको अधिकार देता है, जीवन यापन और समान वेतन और जीवन जीने का कला। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? बहुत चर्चित क्वेश्चन है, सीधे जान लीजिए। भारतीय विद्या भवन की स्थापना डॉक्टर कन्हैया लाल मानेक लाल मुंशी के द्वारा ये स्थापना किया गया था। अच्छा, कन्हैया लाल मानेक लाल मुंशी कौन थे? तो संविधान सभा जो बन रहा था उसके ही सदस्य थे जिस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अच्छा, बॉम्बे स्टेट के गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं, और 52-53 में शायद कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके थे। 52-53 में जो मंत्रिमंडल बना था उसमें, 1952-53 में। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विजेता गीत नाटू नाटू के निर्देशक, बहुत बार पूछा, एम किरवानी जी हैं। नाटू नाटू किसका है, किस फिल्म का गाना था? RRR का, RRR, जिसमें जूनियर NTR थे और एक हीरो का नाम अभी हम भूल रहे हैं लेकिन याद है। AR रहमान को भी ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। अन्नू मलिक संगीत निर्देशक हैं। ये सब तो हो गया 2023 का। 24 वाला आप लोग याद रखिएगा, 96वां ऑस्कर मिला है अभी इसका, इस मेन रूप से इसको याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें ओपेनहाइमर को मिला है, ओपेनहाइमर को मिला है। अभिनेता बेस्ट किसको मिला है? किलियन मर्फी को, किलियन मर्फी को। फिल्म किसके लिए? ओपेनहाइमर के लिए है। इस ओपेनहाइमर का ये हीरो थे तो इसलिए इसको बेस्ट एक्टर भी मिला। और हीरोइन में, अभिनेत्री में एम्मा स्टोन को मिला है, एम्मा स्टोन। एम्मा स्टोन को, फिल्म का नाम इनका है पुअर थिंग्स, गरीब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को जन्मे, कितना ईस्वी में जन्मे? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और अंग्रेज के खिलाफ ये जो है लड़ाई लड़े, यही क्वेश्चन कह रहा है। कब जन्मे? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म लिए। इन्हीं के शताब्दी वर्ष पर भारतीय नोट पर सबसे पहले गांधी जी का आया था 1969 में। कोई पूछ देगा कि भारतीय नोटों पर गांधी जी का पहला बार फोटो कब आया? तो इनके जन्म शताब्दी पर 1869 में जन्म लिए और 1969 में भारतीय नोटों पर गांधी जी का फोटो आने लगा। इनका कुछ प्रसिद्ध आंदोलन है, इसको याद रखिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए, 1918 में खेड़ा आंदोलन में भाग लिए, 1919 में ये खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन में भाग लिए, 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और मेन एकदम कस के एक बार कर दिया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये 6 आंदोलन प्रमुख बता दिए हैं मोटा मोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TN राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये नाद स्वरम से। नाद स्वरम क्या होता है? तो एक लंबा सा, देखते हैं, ऐसे करके बना रहता है, शादी विवाह में बजाया जाता है, ये बाजा है, यहीं से फूंक के बजाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, फूंक कर बजाने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है? तो सुशीर वाद्य यंत्र, उसको सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। बाकी शहनाई का तो आप लोग पढ़ते ही, हमारे हीरो बिहार के बिस्मिल्लाह खां डुमरांव के धरती से थे, और 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। इसको तो पक्का रट के रहिएगा, बिहार वालों के लिए तो रामबाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ डैश की आत्मकथा है। मेरा देश मेरा जिंदगी, एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जी का लिखा हुआ है।
लाल कृष्ण आडवाणी ने जब लिखा और उसके बाद इसी तरह से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी याद रखिएगा, मेरी 51 कविताएं बराबर पूछा जाता है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। राजनाथ सिंह सब, ये अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय, इनको गृह मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। राजनाथ सिंह को अभी मोदी 3.0 कैबिनेट में रक्षा मंत्री ये बने हैं, इसको याद रखिएगा। इंडिया टॉप द मेडल्स टेबल इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023। वेयर वाज दिस कंपटीशन हेल्ड। कहता है इंडिया टॉप किया मेडल टेबल में, किस में? ISSF में। ISSF क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका स्थापना 1907 में हुआ था और इसका मुख्यालय जर्मनी में है, इसको भी याद रखिएगा। तो इंडिया टॉप द मेडल, इंडिया टॉप किया है मेडल में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में। यह कहाँ कंपटीशन हेल्ड हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। इसमें विजेता कौन बना था? तो यही तो इंडिया टॉप किया था, तो अपना इंडिया टॉप किया था। और चमगादड़ जो है उसको हरा के, चीन को। चमगादड़ बोल सकते हैं, कोरोना बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए उसको। चीन, CHIN, चीन को हरा के। चीन दूसरा पोजीशन, भारत पहला पोजीशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्का सुगंधित गंध होता है और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध कर लेते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? अगर कोई पदार्थ मतलब ठोस से जलाने पर द्रव में न बदलकर डायरेक्ट गैस में बन जाए, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ में कर्पूर, नेफ्थलीन ये दो हो गया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया, और यही एंथ्रासीन। 4 गो प्रमुख है जो कि ऊर्ध्वपातित स्थिति से शुद्ध होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं फिर से एक नए सेट के बाद, तब तक धन्यवाद।